गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम क्लास 11th केमिस्ट्री के हाइड्रोजन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। आयनिक हाइड्राइड्स की तरह ही हम मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स को भी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इसको डिफाइन करेंगे। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी। डाइहाइड्रोजन फॉर्म मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स with most of the p block elements। देखिए डाइहाइड्रोजन फॉर्म्स मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स विद मोस्ट ऑफ p block elements। यहाँ सिंपल डिफाइन किया गया है इसे कि p block elements डाइहाइड्रोजन के साथ मिलकर किस तरह के हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं, मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे यहाँ पर p ब्लॉक एलिमेंट्स को कि p ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं पीरियोडिक टेबल में। देखिए p ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर ग्रुप 13 टू 18 ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये सभी ग्रुप किसके अंदर आते हैं, p ब्लॉक के अंदर आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कहा गया है कि p ब्लॉक एलिमेंट्स डाइहाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो ग्रुप 18 है हमारे पास वो कौन सा है, वो है इनर्ट गैसेस का ग्रुप। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन एंड रेडोन। ये हमारे पास इनर्ट गैसेस हैं जो डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स यहाँ पर फॉर्म नहीं होंगे। रेस्ट ग्रुप्स जो हमारे पास हैं 13 टू 17 ये सभी डाइहाइड्रोजन के साथ मिलकर मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स फॉर्म करेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, मोस्ट वर्ड का यूज हुआ है, मतलब अधिकांश जो p ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स फॉर्म करेंगे। अब कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं भी करेंगे और कुछ ऐसे भी हैं जो करेंगे लेकिन उनका नेचर डिफरेंट रहेगा, उनका नेचर मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स का नहीं रहेगा। जैसे हमने आयनिक हाइड्राइड्स में चेक किया था कि मोस्ट ऑफ s ब्लॉक एलिमेंट्स तो आयनिक हाइड्राइड्स फॉर्म कर रहे थे, लेकिन कुछ जो हमारे पास हाइड्राइड्स थे एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, उनमें किस तरह का नेचर था, कोवेलेंट नेचर। इसी तरह से यहाँ पर भी नेचर में ही चेंज आएगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड लाइन देखिए, इसकी सेकेंड लाइन है मोस्ट familiar examples are B2H6, CH4, NH3, H2O, HF। ठीक है, यहां पर हमें कुछ एग्जांपल्स गिवन हैं। Most familiar examples are B2H6 diborane, CH4 methane, NH3 ammonia, water and hydrogen fluoride। थोड़ा ध्यान दीजिए, एग्जांपल्स में अगर हम चेक करें तो ये हमारे पास 13 ग्रुप एलिमेंट है बोरॉन, इसके साथ हाइड्रोजन ने मिलकर क्या बनाया है, एक मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। उसी तरह से यहाँ पर चेक कीजिए CH4 कार्बन किस ग्रुप का एलिमेंट है, 14 ग्रुप का। ठीक है, यहाँ पर भी एक हाइड्राइड फॉर्म हुआ है। उसके बाद है NH3 ये 15 ग्रुप से, उसके बाद हाइड्रोजन H2O यहाँ पर 16 ग्रुप से ऑक्सीजन और फ्लोरीन 17 ग्रुप से। तो यहाँ सभी एग्जांपल्स गिवन हैं ग्रुप वाइज जो एलिमेंट्स हमारे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इन सब ने हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स यहाँ पर फॉर्म किए हैं। थर्ड लाइन है इस टॉपिक की, देखिए for convenience hydrogen compounds
non-metals have also been considered as हाइड्राइड्स। देखिए बहुत सिंपल है, फॉर कन्वीनियंस हाइड्रोजन कंपाउंड्स ऑफ नॉन मेटल्स हैव आल्सो बीन कंसीडर्ड एज हाइड्राइड। यहाँ पर कहा गया है कि हम अपनी सुविधा के लिए हाइड्रोजन के जो कंपाउंड हैं जो वो नॉन मेटल्स के साथ मिलकर फॉर्म करता है उन्हें भी हम किस कैटेगरी में लेते हैं, हाइड्राइड्स की कैटेगरी में ले लेते हैं। अब हम जानते हैं नॉन मेटल्स कौन कौन से हैं। पी ब्लॉक में मेटल्स भी हैं, मेटेलॉइड्स भी हैं और नॉन मेटल्स भी हैं। जैसे यहाँ पर मैं अगर बात करूं ऑक्सीजन की या नाइट्रोजन की या फिर फ्लोरीन की, ठीक है, ये तीनों की तीनों क्या है, नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। अब चेक कीजिए यहाँ पर जो हाइड्राइड्स फॉर्म होंगे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन से H2O, ठीक है, यहाँ पर इसको भी हम हाइड्राइड ही बोलते हैं, NH3HF। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के साथ जब हाइड्रोजन ने रिएक्शन किया तो H2O बना, उसके बाद हाइड्रोजन ने अगर नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो NH3 अमोनिया बना, और फ्लोरीन के साथ ये भी नॉन मेटल है तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन ने रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाया। इन तीनों को हम किस कैटेगरी में लेंगे, हाइड्राइड्स की कैटेगरी में लेंगे, हाइड्राइड्स, ठीक है, हाइड्राइड्स की कैटेगरी में हमने इनको भी ले लिया है। उसके बाद देखिए फोर्थ लाइन है बीइंग कोवेलेंट they are volatile compounds। अब देखिए हमने लास्ट टॉपिक जो डिस्कस किया था वो क्या था, आयनिक हाइड्राइड्स। और आयनिक हाइड्राइड्स में जो प्रॉपर्टीज थी उन प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी थी नॉन वोलेटाइल। तो यहाँ पर कोवेलेंट कंपाउंड हम डिस्कस कर रहे हैं, कोवेलेंट कंपाउंड का नेचर कैसा हो जाएगा, वोलेटाइल। अब वोलेटाइल का मीनिंग मैं आपको बता चुका हूं, वोलेटाइल कंपाउंड्स का मीनिंग क्या है। देखिए वोलेटाइल कंपाउंड्स का मीनिंग हो जाएगा, जैसे हमने आयनिक हाइड्राइड्स में चेक किया था कि नॉन वोलेटाइल कंपाउंड्स का मीनिंग होता है डज नॉट रेडियली इवेपोरेट इन गैस। कंपाउंड्स आसानी से गैस में कन्वर्ट नहीं होते, सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट आसानी से कन्वर्ट नहीं होते, उन्हें हम नॉन वोलेटाइल कंपाउंड्स की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कोवेलेंट कंपाउंड है ये वोलेटाइल कंपाउंड है। इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये आसानी से सॉलिड टू गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब रेडियली इवेपोरेट इनटू गैस, जल्दी से ये गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए इनका नेचर कैसा हो जाता है, वोलेटाइल, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है, देखिए फिफ्थ लाइन है मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स classified according to the relative number of electrons and bonds in their Lewis structure into। देखिए फिफ्थ लाइन में हमसे कहा गया है मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू रिलेटिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड बॉन्ड्स इन देयर लुईस स्ट्रक्चर इनटू। देखिए इस लाइन में हमने मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स को क्लासिफाई करना है किसके अकॉर्डिंग, रिलेटिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड बॉन्ड्स। या तो हम इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग उसे मान लें जो क्लासिफिकेशन है, या फिर हम बॉन्ड्स के अकॉर्डिंग उसे क्लासिफाई कर लें। अब यहाँ पर क्लासिफिकेशन जो हम चेक करेंगे वो कौन कौन सा है, मतलब कौन कौन से ग्रुप में इनको क्लासिफाई किया गया है। देखिए फर्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। सेकंड है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, और थर्ड है इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, रिच हाइड्राइड्स। देखिए हमने यहाँ पर 3 ग्रुप्स में इन मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स को क्लासिफाई किया है। सबसे पहला है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज सेकंड है, और थर्ड है इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। अब डेफिनेशन में जैसे कहा गया है, यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है उसमें जैसा कहा गया है रिलेटिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड बॉन्ड्स, या तो हम इलेक्ट्रॉन्स को पैरामीटर चूज कर ले या फिर हम बॉन्ड्स को मान लें। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन किया है उसमें फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, सेकंड है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज और थर्ड है इलेक्ट्रॉन रिच। अब नाम से ही आपको पता लग रहा है, हम इनकी डेफिनेशंस को भी चेक करेंगे, पूरा इनका जो एनसीईआरटी में पैराग्राफ दिया गया है उस सबको डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले समझें कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, देखो इलेक्ट्रॉन 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 तीनों में इलेक्ट्रॉन कॉमन यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर डिफिशिएंट, प्रिसाइज और रिच 3 अलग अलग वर्ड यूज हुए हैं। तो डिफिशिएंट का मतलब क्या हो गया, कमी, ठीक है। तो जो हमारे पास पी ब्लॉक के कुछ कंपाउंड्स रहेंगे, पी ब्लॉक के कुछ जो हाइड्राइड्स रहेंगे उनमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी रहेगी, मतलब वहां पर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं रहेगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, जहां पर जितने रिक्वायरमेंट है, जितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है उतनी कंप्लीट रहेगी। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, कुछ इस तरह के हाइड्राइड्स जिनमें इलेक्ट्रॉन जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा रहेंगे और वो लॉन पेयर के तौर पर प्रेजेंट रहेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिखता हूं। देखिए अगर हम इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी की बात करें तो हमारे पास हाइड्राइड है BH3। नॉर्मली जो बोरॉन हाइड्राइड है वो किस में प्रेजेंट होता है, B2H6 में, क्योंकि ये BH3 में स्टेबल नहीं होता, BH3 में स्टेबल नहीं होता। स्टेबल ना होने का रीजन ही डिफिशियंसी है। देखिए इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी कैसे है, अगर हम BH3 की स्ट्रक्चर चेक करें तो बोरॉन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब यहाँ चेक कीजिए, बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 1 2 3 यहाँ पर बॉन्ड प्रेजेंट हैं। अब देखिए बॉन्ड पहला पैरामीटर हो गया हमारे पास, या तो हम बॉन्ड के अकॉर्डिंग इनकी स्ट्रक्चर चेक करें, और सेकंड है इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर यूज करें तो इस तरह से हम डॉट लगा सकते हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में ये, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप चेक कीजिए 6 इलेक्ट्रॉन है बोरॉन के पास। हाइड्रोजन की बात करें तो उसका डॉपलेट कंप्लीट है, वो स्टेबल है, ठीक है, लेकिन बोरॉन के पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी में आ गए, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड्स में ये आ चुका है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज की अगर बात करें, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज में हमारे पास एग्जांपल है CH4, मीथेन। अब यहां पर चेक कीजिए, कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब प्रिसाइज, जितने हमें इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है स्टेबिलिटी के लिए उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास। हाइड्रोजन के पास हर किसी के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो डॉपलेट कंप्लीट हो गया, और कार्बन के पास 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन है तो यहां पर भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है NH3, अमोनिया। अब देखिए अगर इसकी स्ट्रक्चर देखें तो NHH, ठीक है, और ये हमारे पास हो गया लोन पेयर। भाई हम जानते हैं कि नाइट्रोजन के आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं, बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं वो एज अ लोन पेयर प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, ठीक है। तो इस तरह से हमने मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स के क्लासिफिकेशन को चेक कर लिया है। अब हम मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स के इस क्लासिफिकेशन को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड्स, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड्स। फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड्स। अब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड को हम एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे। देखिए अगर हम इसकी डेफिनेशन चेक करें तो क्या है, एज द नेम सजेस्ट हैज टू फ्यू इलेक्ट्रॉन्स फॉर राइटिंग its
its conventional Lewis structure। देखिए बहुत सिंपल है, एज द नेम सजेस्ट, जैसा नाम से ही पता लग रहा है, हैज टू फ्यू इलेक्ट्रॉन्स फॉर राइटिंग इट्स कन्वेंशनल लुईस स्ट्रक्चर। तो देखिए कन्वेंशनल का मीनिंग क्या होता है, परंपरागत तौर पर। अब देखिए लुईस स्ट्रक्चर की जो परंपरा है कि लुईस स्ट्रक्चर कौन सी होती है, जिसमें जो भी कंपाउंड होता है हमारे पास, उसमें हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए या फिर डुप्लेट कंप्लीट होना चाहिए, मतलब वो स्टेबल स्टेट में होना चाहिए लुईस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर कहा गया है अगर हम लुईस स्ट्रक्चर की परंपरागत तरीके से बात करें तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड्स में उतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं। देखिए हैज टू फ्यू इलेक्ट्रॉन्स, कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, पूरी तरह से पर्याप्त इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं। अगर इसका एग्जांपल चेक करें तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, देखिए एग्जांपल है डाइबोरेन B2H6 is an example। अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल भी बता दिया हमें, B2H6 is an example। इसको हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग समझते हैं। देखिए अगर हम बोरोन हाइड्राइड के मोनोमर की बात करें, मोनोमर का मतलब केवल एक ही यूनिट की स्ट्रक्चर चेक करें तो क्या बनेगा, BH3। इसको थोड़ा और डिटेल में समझें तो देखिए बोरोन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 एंड 2p1। यहाँ आउटरमोस्ट सेल कौन सी है, सेकंड, और सेकंड सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और 3 इलेक्ट्रॉन्स कितने बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ पर 3 बॉन्ड्स बनाएंगे। अब देखिए बोरोन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड्स यहाँ पर फॉर्म हुए हैं। यहीं से हमें पता लग रहा है कि मोनोमेरिक फॉर्म में बोरोन हाइड्राइड जो हमारे पास मोनोमेरिक फॉर्म में है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है। किस तरह से इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है कि इस बोरोन में केवल 6 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। देखिए 2 4 6 केवल 6 ही है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई है, यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसको स्टेबल करने के लिए ये डाइमर फॉर्म करता है। किस तरह से, अगर हम डाइबोरिन की स्ट्रक्चर चेक करें तो क्या बनेगा, बोरोन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब यहाँ चेक कीजिए, ये हमारे पास बोरोन है, फर्स्ट बोरोन, इसके 1 2 3 हाइड्रोजन ये वाला, और ये सेकंड बोरोन हो गया हमारे पास, इसका 1 2 3 हाइड्रोजन, इस तरह से। अब ये जो बॉन्ड फॉर्म हुए हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन ना तो बोरोन इस बोरोन के पास है और ना ही इस बोरोन के पास है, फिर ये बॉन्ड फॉर्म कैसे हुए हैं, ये एक अलग टॉपिक है जो किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर चेक किए, ये एक डाइमर फॉर्म है, डाइमर फॉर्म है जहां पर 2 यूनिट्स हैं किसकी, बोरोन हाइड्राइड की। अब यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी नहीं है, आप खुद से चेक कीजिए, यहाँ पर इस बोरोन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है और इस बोरोन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन सिंगल फॉर्म में, अगर सिंगल मोनोमेरिक फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, ठीक है। और वही एग्जांपल हो जाएगा इसके लिए, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड्स के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया डेफिनेशन के तौर पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड्स। अब इसकी नेक्स्ट लाइन क्या है, इसकी नेक्स्ट लाइन है इनफैक्ट ऑल ग्रुप 13 एलिमेंट्स फॉर्म इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड्स। अब देखिए यहां इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है इस लाइन में। नेक्स्ट लाइन क्या है, इनफैक्ट ऑल ग्रुप 13 एलिमेंट्स, या फिर इसे इस तरह से लिख सकते हैं, इनफैक्ट ग्रुप 13 एलिमेंट्स फॉर्म इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड्स। ग्रुप 13 के जो सभी एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये सभी क्या हैं, 13 ग्रुप एलिमेंट्स हैं। 13 ग्रुप एलिमेंट्स हैं और ये क्या शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड फॉर्म करते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है, व्हाट
डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देयर बिहेवियर। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में हमसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देयर बिहेवियर। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जो हाइड्राइड्स हैं या फिर ग्रुप 13 एलिमेंट्स जो हमारे पास है, उन्होंने जो हाइड्राइड्स फॉर्म किए हैं उनका बिहेवियर कैसा है, उससे आप क्या उम्मीद करते हो कि उनका बिहेवियर कैसा होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन जैसे ही हम एनसीईआरटी बुक में नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं तो हमें इसका आंसर मिल जाता है। देखिए नेक्स्ट लाइन क्या है, दे एक्ट एज Lewis acids that is electron acceptors। देखिए दे एक्ट एज लुइस एसिड, वो एक लुइस एसिड की तरह बिहेव करेंगे, और लुइस एसिड को हम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स भी कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स भी कहते हैं। इसी आंसर को हमें यहाँ पर समझना है। देखिए लुइस एसिड्स क्या होते हैं, देखिए थोड़ा ध्यान देना। हमारे पास एक एग्जांपल है BH3 बोरोन हाइड्राइड, और हमने अभी पढ़ा कि बोरोन हाइड्राइड क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड है। क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड। और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड होने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो अगर हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, ध्यान से देखिए, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम NH3 के साथ। देखिए नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ मिलकर जो हाइड्राइड फॉर्म किया है, ये क्या है, अमोनिया। और हम जानते हैं कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 एंड 2p3। तो आउटर मोस्ट शेल है सेकंड, जिसमें 2 and 3 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, लेकिन बॉन्डिंग में तो केवल 3 इन्वॉल्व हैं। तो बाकी जो 2 हैं वो क्या, एक लोन पेयर की तरह यहाँ पर प्रेजेंट है। तो हम इसे किस कैटेगरी में लेते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड की कैटेगरी में। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, जिसके पास ज्यादा है वो कम वाले को दे सकता है या उससे शेयर कर सकता है। अब बात को समझिए, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के पास है, ये बोरोन हाइड्राइड के साथ शेयर किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर कंपाउंड क्या फॉर्म हो जाएगा, ध्यान से देखिए, मैं ओपन स्ट्रक्चर यहाँ पर बना देता हूँ, बोरोन हाइड्रोजन, और ये हमारे पास हो गया एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यहीं से हम समझेंगे इसके आंसर को कि ये लुइस एसिड की तरह बिहेव किस तरह से करते हैं। BH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट जिसे होती है, उसे अगर इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो क्या उसे हम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ही बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए BH3 ने क्या किया है, इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया है, यहाँ पर देखिए, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किया है। यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किया है, तो बोरॉन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है और नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट यहाँ पर कंप्लीट है। थोड़ा ध्यान दीजिए, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है, डोनेट किया है। ध्यान से देखिए, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया है और इस बोरॉन हाइड्राइड ने, इस बोरॉन ने इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया है। इसलिए किस तरह से बिहेव करता है, लुइस एसिड की तरह। लुइस एसिड की अगर आपको डेफिनेशन पढ़नी है तो आप इक्विलिब्रियम चैप्टर के अकॉर्डिंग भी पढ़ सकते हैं। इक्विलिब्रियम चैप्टर में क्या कहा जाता है लुइस एसिड के अकॉर्डिंग, जो भी कंपाउंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो लुइस एसिड है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला कंपाउंड होता है जैसे NH3, ये लुइस बेस है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड में जो एक क्वेश्चन आया है उसको भी डिस्कस कर लिया है। इस तरह से एनसीईआरटी बुक में एक सिंपल पैराग्राफ के तौर पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड्स को यहाँ पर दिया गया है और उस टोटल पैराग्राफ को हमने यहाँ पर समझ लिया है। मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स का नेक्स्ट क्लासिफिकेशन चेक करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स।
हाइड्राइड्स, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन चेक करेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। देखिए, इट हैव द required number of electrons for writing its conventional Lewis structure। देखिए बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड्स की तरह ही इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स। इट हैव द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर राइटिंग इट्स कन्वेंशनल लुईस स्ट्रक्चर। अगर हमें किसी भी कंपाउंड की लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है तो लुईस स्ट्रक्चर की परंपरा के अनुसार यहाँ पर उसमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहे, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स की हमें जरूरत है उतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहे। वो कंपाउंड्स आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपाउंड। उसके लिए अगर हम एग्जांपल चेक करें तो एग्जांपल देखिए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 फॉर्म सच कंपाउंड्स। तो इसके लिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एग्जांपल क्या है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 फॉर्म सच कंपाउंड्स। ग्रुप 14 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी इसी टाइप के हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं। कौन सी, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। अगर हम फॉर्मूला चेक करें तो यहाँ पर कहा गया है दैट इज CH4, क्योंकि हम जानते हैं 14 ग्रुप एलिमेंट्स में फर्स्ट एलिमेंट क्या है, कार्बन है, और कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलकर जो कंपाउंड फॉर्म करता है वो क्या है, CH4, ठीक है, मीथेन। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर चेक करें, कौन सी स्ट्रक्चर, लुईस स्ट्रक्चर, क्योंकि हमें यहाँ पर लुईस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रॉन्स को चेक करना है। भाई रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमारे किसके अकॉर्डिंग है, लुईस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। देखिए, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। यहाँ पर चेक कीजिए, अगर हम हाइड्रोजन को चेक करें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, चारों में से किसी भी हाइड्रोजन को चेक कीजिए, हर एक हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है, मतलब हर एक हाइड्रोजन के पास दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अगर हम सेंट्रल में कार्बन की बात करें तो कार्बन के पास 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं जो इसका ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट हैव द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की हमें रिक्वायरमेंट है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट होता है। उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। नेक्स्ट लाइन है, देखिए हमने यहाँ पर एग्जांपल चेक किया है, यहाँ पर जो एग्जांपल चेक किया है हमने वो क्या है, CH4। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो क्या है, CH4 आर प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो CH4 है हमारा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में प्रेजेंट होता है। अगर इसकी स्ट्रक्चर चेक करें ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग टेट्राहेड्रली इसकी स्ट्रक्चर चेक करें तो क्या रहेगी, देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। देखिए अब ये टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री किस तरह से रहेगी, यहाँ पर एक टेट्राहेड्रल फॉर्म होगा, यहाँ पर इस तरह से, इस तरीके से, ठीक है। ये टेट्राहेड्रल ये हमारे पास किसकी स्ट्रक्चर है, CH4 की, मीथेन की यहाँ पर स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस तरह से एक स्मॉल पैराग्राफ एनसीईआरटी बुक में प्रेजेंट है, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड के लिए। आई होप कि आपको इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड्स दोनों ही समझ में आए होंगे। हम इसका थर्ड जो क्लासिफिकेशन है उसको चेक करेंगे। तो मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स के लिए थर्ड क्लासिफिकेशन क्या है, थर्ड है इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। इसकी डेफिनेशन चेक करते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। देखिए, इट हैव एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स
electrons which are present as lone pairs. पॉसिबल डेफिनेशन है, जैसे नाम से हमें पता लग रहा है, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा मात्रा में हो, तो देखिए इट हैव एक्सेस का मतलब ज्यादा, इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट एज लोन पेयर, मतलब वहां पर लुईस स्ट्रक्चर तो फॉर्म हो जाएगी आसानी से, लेकिन लुईस स्ट्रक्चर फॉर्म होने के बाद भी, ऑक्टेट कंप्लीट होने के साथ साथ वहां पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन, कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी बचेंगे जो वहां पर लोन पेयर के तौर पर प्रेजेंट रहेंगे, लोन पेयर की तरह वहां पर प्रेजेंट रहेंगे। अगर हम एग्जांपल इसके लिए चेक करें तो एग्जांपल क्या है, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 to 17 form such compounds। देखिए एग्जांपल्स हमारे पास हैं 15 to 17, 15, 16 और 17, ये तीन ग्रुप जो हमारे पास हैं, इनके एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ मिलकर किस तरह के हाइड्राइड्स फॉर्म करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। अगर हम स्ट्रक्चरली चेक करें, जो कि एनसीईआरटी में भी गिवन है कि वहां पर लोन पेयर किस तरह से प्रेजेंट रहता है, वो हमें अगर शो करना हो तो किस तरह से करेंगे। देखिए सबसे पहले हम एलिमेंट्स चूज करेंगे 15 ग्रुप से, तो हमारे पास है नाइट्रोजन। अगर हम यहाँ पर नाइट्रोजन का हाइड्राइड चेक करें तो NH3 बनेगा। सेकंड है 16 ग्रुप हाइड्राइड है H2O, ठीक है, और 17 ग्रुप हाइड्राइड है हमारे पास HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। थोड़े ध्यान दीजिए, 15 ग्रुप से हमारे पास एलिमेंट नाइट्रोजन है, 16 ग्रुप से ऑक्सीजन है और 17 से फ्लोरीन है, ठीक है। इन सब ने हाइड्रोजन के साथ मिलकर हाइड्राइड फॉर्म किए हैं। अब हम यहाँ पर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स को चेक करेंगे, जो कि एक लोन पेयर की तरह यहाँ पर प्रेजेंट है। तो देखिए अगर हम अमोनिया की स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो देखिए नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है और 1 लोन पेयर यहाँ पर प्रेजेंट है। इस बात को समझिए, लोन पेयर क्यों प्रेजेंट होगा यहाँ पर, ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन कहां से आए। अगर हम नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करें तो देखिए नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 एंड 2p3। तो यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं और बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, और ये यहाँ लोन पेयर की तरह प्रेजेंट यहाँ पर प्रेजेंट है। और नाइट्रोजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है, 2 4 6 8 स्टेबल है। उसके बाद हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ मिलकर जो कंपाउंड बनाया है वो क्या है, वाटर। अगर इसकी स्ट्रक्चर चेक करें तो क्या है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं। इस तरह इसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगी, बेंट शेप हो जाएगी, इसकी जो शेप है वो हो जाएगी। अब देखिए हम यहाँ 2 लोन पेयर्स को चेक करेंगे कि यहाँ लोन पेयर्स 2 किस तरह से है। ऑक्सीजन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करें तो क्या है, 1s2 2s2 एंड 2p4। आउटर मोस्ट सेल हमारे पास सेकंड है और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। देखिए 6 इलेक्ट्रॉन्स में से केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं जो किसके साथ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, हाइड्रोजन के साथ। बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स है बचे 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स एक लोन पेयर की तरह यहाँ पर बिहेव करेंगे, एक लोन पेयर की तरह यहाँ प्रेजेंट रहेंगे। उसके बाद है HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड, HF, ठीक है। अगर फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप चेक करेंगे तो देखिए फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p5। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन्स। केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है हाइड्रोजन के साथ, तो ये हो गया फर्स्ट लोन पेयर, ये हो गया सेकंड लोन पेयर और ये हो गया थर्ड लोन पेयर, ठीक है। ये हमारे पास 3 लोन पेयर्स यहाँ प्रेजेंट है, किस पर, फ्लोरीन पर, ठीक है। फ्लोरीन पर 3 लोन पेयर्स प्रेजेंट है। इस तरह से हमने 15 to 17 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनकी स्ट्रक्चर यहाँ पर चेक कर लिए। जब वो हाइड्राइड फॉर्म करते हैं, हाइड्रोजन के साथ मिलकर एक हाइड्राइड फॉर्म करते हैं, तो उसकी स्ट्रक्चर को हमने यहाँ चेक कर लिया है और एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स जो लोन पेयर की तरह प्रेजेंट हैं उनको भी यहाँ पर चेक कर लिया है।
इस टॉपिक की नेक्स्ट लाइन है, देखिए, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ सच कंपाउंड्स। अब यहां पर इस लाइन में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे हमसे पूछा गया था लुईस एसिड के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड्स के लिए जो क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देयर बिहेवियर, इसी तरह से यहां पर भी पूछा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स हैं उनका बिहेवियर कैसा होगा, उससे आप क्या उम्मीद रखते हो। देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर एनसीईआरटी बुक में नेक्स्ट लाइन में ही गिवन है यहाँ पर। तो नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, ये तो हमारे पास एक क्वेश्चन हो गया, और इसका आंसर क्या रहेगा, दे behaves as Lewis bases, ये लुईस बेसिस की तरह बिहेव करेंगे। दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड में क्या था, इलेक्ट्रॉन असेप्टर। अब इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड में क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन डोनर। इसको हम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड में भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार दोबारा से यहाँ पर चेक कर लेते हैं। हमने 15 ग्रुप हाइड्राइड चेक किया था NH3, तो यहाँ पर हमने देखा था कि नाइट्रोजन पर लोन पेयर प्रेजेंट है। तो इसको उसी तरह से समझते हैं जैसे हमने इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड को समझा था। देखिए, अगर आप इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, H पॉजिटिव के साथ, आप खुद से समझिए। H पॉजिटिव का मतलब एक प्रोटॉन के साथ इसकी रिएक्शन होती है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक लोन पेयर जो यहाँ पर प्रेजेंट है, ये इस प्रोटॉन को डोनेट कर देगा। इलेक्ट्रॉन डोनर, थोड़ा ध्यान से समझिए, हम बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं अमोनिया के, ना कि इस प्रोटॉन के। इस प्रोटॉन के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अमोनिया के बिहेवियर के बारे में। तो इस लोन पेयर की बातचीत होगी। लोन पेयर क्या रहेगा यहाँ पर, डोनेशन के तौर पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट होंगे और ये क्या फॉर्म कर लेगा, NH4 पॉजिटिव, ठीक है। इस H पॉजिटिव को इस नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, लुईस बेस। और ये जो प्रोटॉन है, इसने क्या किया है, इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया है, तो ये क्या हो गया, लुईस एसिड। बात समझ में आई कि लुईस बेस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव कर रहा है, और यहाँ पर ये H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये क्या हो गया, लुईस एसिड। दोनों ही कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गए। एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग नेक्स्ट लाइन है इस टॉपिक में, देखिए, द प्रेजेंस ऑफ lone pairs on highly electronegative atoms like chlorine, nitrogen and oxygen in hydrides results to formation of hydrogen bond between the molecules। बहुत सिंपल है, हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन पर देखिए लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं। ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं और इन पर क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से रिजल्ट क्या निकलता है, इनके हाइड्राइड्स में रिजल्ट क्या निकलता है कि जो हाइड्राइड्स के मॉलिक्यूल हैं, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और दूसरा इन पर लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं।
लोन पेयर्स इन पर प्रेजेंट है। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से होगा, हम एक एग्जांपल लेते हैं ग्रुप 17 से, हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड हम जानते हैं यहाँ पर लोन पेयर भी प्रेजेंट है फ्लोरीन पर लोन पेयर प्रेजेंट है, और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन भी अच्छा होगा। तो देखिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा, ध्यान से समझिए, मॉलिक्यूल्स के बीच में, ना कि एटम्स के बीच में। तो किस तरह से होगा समझते हैं इसे। ये हो गया हाइड्रोजन फ्लोरीन, ये हो गया सेकेंड मॉलिक्यूल हाइड्रोजन फ्लोरीन। तो देखिए यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स हमने यूज किए हैं, तो फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में इस फर्स्ट मॉलिक्यूल, जो हमारे पास ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है, फर्स्ट मॉलिक्यूल ये हो गया, सेकंड मॉलिक्यूल, थोड़ा ध्यान से समझिए इसे, ये हो गया फर्स्ट मॉलिक्यूल हाइड्रोजन फ्लोराइड के लिए, ये हो गया सेकंड मॉलिक्यूल हाइड्रोजन फ्लोराइड के लिए। तो देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड कहां फॉर्म हुआ है, फर्स्ट मॉलिक्यूल जो हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड का है, इसके फ्लोरीन और सेकंड मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, ये यहाँ पर जो अट्रैक्शन फोर्स रहेगा इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो इस लाइन को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है कि यहाँ पर लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्लोरीन पर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर भी। अगर इसको हम आगे बढ़ाएं तो इस तरह से हो जाएगा, थर्ड मॉलिक्यूल हमने लिया हाइड्रोजन फ्लोरीन, यहाँ पर हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो इस लाइन को हमने समझ लिया है। अब इस टॉपिक की लास्ट लाइन है, देखिए लास्ट लाइन क्या है, दिस लीड्स टू एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब देखिए हमने इससे लास्ट लाइन में चेक किया था, इससे जो पहली वाली लाइन में हमने चेक किया था हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। एक बार हम दोबारा से स्ट्रक्चर को चेक करेंगे जिससे हम इस लास्ट लाइन को भी समझ सकें। देखिए हमारे पास है हाइड्रोजन फ्लोराइड, या हम H2O भी ले सकते हैं या फिर NH3 भी ले सकते हैं। तो हमने HF लिया है, तो हाइड्रोजन फ्लोरीन, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो गया, हाइड्रोजन फ्लोरीन, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो गया, हाइड्रोजन फ्लोरीन। तो ये हमारे पास क्या हो गए, ये दोनों की दोनों क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, अब इस लास्ट लाइन को देखिए, दिस लीड्स, अब यहाँ पर दिस कौन है, दिस यहाँ पर है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर दिस का मीनिंग क्या है, यह का मतलब है यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करेगा, यहाँ पर इन मॉलिक्यूल्स को एसोसिएट कर देगा। एसोसिएट का मतलब इकट्ठा कर देगा, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन का मतलब क्या है, अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स से क्या होगा, फर्स्ट मॉलिक्यूल सेकंड से, सेकंड थर्ड से, थर्ड फोर्थ से एंड सो ऑन, ये सभी मॉलिक्यूल एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, किस बॉन्ड के थ्रू, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, और फिर ये क्या हो जाएंगे, एक एसोसिएटेड मॉलिक्यूल, एसोसिएटेड मॉलिक्यूल। आप खुद से समझिए, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन, एक ग्रुप बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो थर्ड इसका क्लासिफिकेशन है इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स, इसको भी यहाँ कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको ये सभी समझ में आए होंगे। अगर इस टोटल टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।